नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी की जो बड़ी से बड़ी मुश्किलें हैं, वो चुनौतियां जो हमें एकदम तोड़ती हुई सी महसूस होती हैं, खासकर रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो हमने इस दुनिया में आने से पहले खुद ही चुनी हो? अच्छा। हाँ, इसे कहते हैं जन्म पूर्व जीवन योजना। जन्म पूर्व जीवन योजना। हाँ, ये विचार सुनने में मतलब थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही मेन टॉपिक है रॉबर्ट श्वार्ट्ज़की की किताब का। अच्छा। जिसके प्राककथन और परिचय से हमने आज की चर्चा के लिए जानकारी ली है। और देखिए, श्वार्ट्ज़ सिर्फ कोई सिद्धांत नहीं बता रहे हैं। हाँ। वो अपने निजी अनुभवों और कई सालों की रिसर्च के आधार पर ये बातें कह रहे हैं। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट के गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या वाकई जीवन की चुनौतियां जो हैं, वो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। एक प्लान। हाँ, और अगर ऐसा है तो फिर हमारी अपनी मर्जी, हमारी जो फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा है, उसका इसमें क्या रोल है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं या फिर अपनी कहानी के लेखक भी हैं? सही सवाल है। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल। तो शुरुआत रॉबर्ट श्वार्ट्ज़की अपनी कहानी से करते हैं। जैसा उन्होंने बताया है, करीब 40 की उम्र में वो एक कॉर्पोरेट नौकरी में थे, फंसे हुए थे कह सकते हैं, जिसमें उन्हें कोई गहरा मतलब या कह लीजिए संतुष्टि नहीं मिल रही थी। हाँ, ये तो कई लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। रिश्ते भी कुछ खास नहीं थे और उन्हें जिंदगी में खालीपन सा महसूस होता था। एक तरह से वो दिशाहीन थे, जीवन का अर्थ ढूंढ रहे थे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा लगता है। फिर उनकी जिंदगी में बदलाव कैसे आया? कुछ हुआ? हाँ, बड़ा बदलाव तब आया जब वो एक माध्यम से मिले, मतलब एक साइकिक मीडियम से। अच्छा, पहली बार? हाँ, ये उनका पहला ऐसा अनुभव था। उस माध्यम ने उनके अनुसार उनके स्पिरिट गाइड्स यानी जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, हाँ, उनसे संपर्क साधा और संदेश ये मिला कि श्वार्ट्ज़ ने अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को जन्म से पहले खुद ही चुना था। क्या बात है! मतलब खुद ही चुना था? हाँ, ताकि वो आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकें, ग्रो कर सकें। सोचिए, ये सुनना उनके लिए कितना बड़ा झटका या कहें कि एक रहस्योद्घाटन रहा होगा कि मेरी मुश्किलें मेरी अपनी चुनी हुई हैं। इस एक विचार ने तो सब कुछ बदल दिया होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके कुछ ही समय बाद उनकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो अपनी आत्मा को, सोल को चैनल कर सकती थी। चैनल कर सकती थी मतलब? प्राप्त करके बता सकती थी। श्वार्ट्ज़ ने उसके साथ लगभग 15 घंटे बिताए। 15 घंटे? काफी लंबा समय है। हाँ, और इस दौरान उस महिला की आत्मा ने उनके अनुसार जन्म पूर्व योजना की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया कि यह कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अच्छा, तो काफी डिटेल में बात हुई। और क्या सिर्फ यही जानकारी थी जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया या कुछ और भी था? नहीं, इसी दौरान उन्हें एक और बहुत शक्तिशाली अनुभव हुआ, जिसे अक्सर कहते हैं स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, यानी आध्यात्मिक रूप से परिवर्तनकारी अनुभव। वो क्या था? वो बताते हैं कि एक दिन वो सड़क पर चल रहे थे और अचानक उन्हें अपने आसपास के हर अजनबी इंसान के लिए एक अनकंडीशनल, एक दिव्य प्रेम महसूस हुआ। अरे वाह! ये वैसा प्यार नहीं था जैसा हम अपने करीबियों के लिए महसूस करते हैं, बल्कि कुछ बहुत गहरा, शुद्ध और मतलब सबके लिए एक जैसा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा उनसे कह रही हो, ये जो प्रेम तुम महसूस कर रहे हो, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। क्या बात है! ये अनुभव तो वाकई जीवन बदलने वाला ही रहा होगा। तो इन सब का नतीजा क्या निकला फिर? नतीजा ये हुआ कि श्वार्ट्ज़ ने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? हाँ, और इस विषय पर लिखने और रिसर्च करने का फैसला किया। उन्हें एक गहरी समझ मिली कि इंसानी दुख दर्द, जो हमें अक्सर बेवजह और क्रूर लगते हैं, हाँ, लगते हैं, वो शायद व्यर्थ नहीं है। उनके पीछे गहरे अर्थ और उद्देश्य छिपे हो सकते हैं। और इस एहसास ने न सिर्फ उन्हें दूसरों को समझने में मदद की, बल्कि उन्हें खुद भी अंदरूनी तौर पर काफी सुकून मिला, हीलिंग मिली। तो यहीं से ये मुख्य विचार आता है जन्म पूर्व योजना का, कि हम अपनी बड़ी चुनौतियां खुद चुनते हैं, अपने ही भले के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर से, अगर सब कुछ पहले से तय है, प्लान किया हुआ है, तो फिर हमारी आज़ादी कहाँ है, हमारी फ्री विल? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर काफी जोर देता है। ये कोई एक सीधी सापाट पत्थर की लकीर वाली योजना नहीं है जिसे हम बस प्लान ए कह दें और वो फिक्स हो गया। अच्छा। बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्लान ए के साथ साथ प्लान बी, सी, डी और सच कहें तो अनगिनत, इन्फिनिट वैकल्पिक योजनाएं होती हैं। अनगिनत योजनाएं? ये कैसे काम करता है? मतलब हमारी जिंदगी एक तयशुदा स्क्रिप्ट नहीं है फिर? बिल्कुल नहीं।
इसे ऐसे समझें कि प्लान ए वो सबसे अच्छा आदर्श रास्ता है, जिसे किताब में उच्चतम स्पंदन वाला कहा गया है। उच्चतम स्पंदन मतलब? स्पंदन से यहाँ मतलब है आपकी एनर्जी की स्टेट, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी वाइब्रेशन। तो उच्चतम स्पंदन यानी वो अवस्था जब आप अपने सबसे अच्छे, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप के साथ पूरी तरह जुड़े होते हैं। अच्छा। प्लान ए वो जीवन है जिसमें व्यक्ति हर पल, हर चुनाव में सबसे ज्यादा प्रेम और समझदारी दिखाता है। इस स्थिति में आत्मा और व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं रहता, वो एक हो जाते हैं। शायद कोई संत या जैसे बुद्धत्व को प्राप्त गुरु होते हैं, वो इस तरह का जीवन जीते हों। लेकिन हम जैसे आम लोग, हम तो रोज न जाने कितनी गलतियां करते हैं, ऐसे फैसले लेते हैं जो शायद उतने प्रेमपूर्ण या समझदारी भरे नहीं होते। क्या इसका मतलब है कि हम अपनी योजना से भटक गए, फेल हो गए? यहीं पर यह नजरिया और दिलचस्प हो जाता है। स्रोत कहता है कि हाँ, हम अक्सर बिना प्रेम वाले निर्णय लेते हैं, डर से, असुरक्षा से या गुस्से से प्रेरित होकर। हाँ, बिल्कुल। इनसे हमें और दूसरों को दर्द भी पहुंचता है। लेकिन अगर हम सचेत होकर, मतलब अवेयरनेस के साथ जीते हैं, तो यही गलतियां हमारे सीखने का, हमारे विस्तार का और प्रेम करने की हमारी क्षमता को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया बन जाती हैं। मतलब गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये तो काफी राहत देने वाला विचार है। हाँ, एक चौंकाने वाला विचार यहाँ ये है कि हमारी गलतियां प्लान की विफलता नहीं, बल्कि प्लान का हिस्सा हैं। क्या हिस्सा है? हाँ, असल में यही वो तरीका है जिससे हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। हम यहाँ परफेक्ट होने नहीं आए हैं, हम यहाँ सीखने और अनुभव करने आए हैं। तो हमारी गलतियां ही हमारा विकास हैं, बशर्ते हम उनसे सीखने को तैयार हों। और यहीं पर स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। सही कहा। अगर सब कुछ पहले से ही तय होता, हर कदम लिखा होता, तो हम सिर्फ कठपुतलियां होते। फिर सीखने का, अनुभव करने का या सच में प्रेम चुनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बिल्कुल। स्वतंत्र इच्छा ही हमारे अनुभवों को वास्तविक और सार्थक बनाती है। बिल्कुल। स्वतंत्र इच्छा के बिना कोई वास्तविक विकास संभव ही नहीं है। ये हमारी आज़ादी है जो हमें चुनाव करने और उनके परिणामों से सीखने का मौका देती है। इसी से जीवन में गहराई आती है, मतलब आता है। तो अगर हमारे पास कई योजनाएं हैं और हमारी स्वतंत्र इच्छा हमें रास्ते चुनने देती है, तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी बेहतर, ज्यादा ऊंचे स्पंदन वाली योजनाओं को कैसे जी सकते हैं? क्या इसका कोई तरीका बताया गया है? हाँ, स्रोत दो मुख्य चीजों पर जोर देता है। पहली है उपस्थिति, प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहना, अवेयर रहना। अच्छा। और दूसरी है स्वीकृति या कृतज्ञता, एक्सेप्टेंस या ग्रैटिट्यूड। यानी जो भी हो रहा है उसे बिना विरोध के स्वीकार करना या उसके प्रति आभार व्यक्त करना, भले ही वो मुश्किल क्यों न लग रहा हो। उपस्थिति और स्वीकृत कृतज्ञता, ये सुनने में तो सरल लगता है, पर शायद करने में उतना आसान नहीं होता रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, नहीं होता। लेकिन स्रोत कहता है कि ये दोनों मिलकर एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। इसे ब्रह्मांड को एक ऊर्जावान हाँ भेजने जैसा बताया गया है, एक एनर्जेटिक यस। एनर्जेटिक यस किस चीज के लिए? हाँ, जब आप वर्तमान में टिकते हैं और जो है उसे स्वीकार करते हैं, भले आप उसे बदलना चाहें बाद में, तो आप एक तरह से कह रहे होते हैं, हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं उपचार के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं मार्गदर्शन पाने के लिए तैयार हूँ। ये हाँ जीवन में गहरी समझ, प्रचुरता, बेहतर स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्पष्टता और ऐसे रचनात्मक समाधानों के दरवाजे खोलता है जो सबके लिए अच्छे हों। और ये जानना कि हमारी चुनौतियों के पीछे शायद एक गहरा अर्थ और उद्देश्य है, चाहे वो हमें अभी समझ ना आ रहा हो। क्या ये हमें जीवन पर और इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा करने में मदद करता है? निश्चित रूप से। जब हम ये मानना शुरू करते हैं कि हमारी मुश्किलें सिर्फ रैंडम घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा के चुने हुए सबक हो सकती हैं, हाँ, तो उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। इससे निराशा की जगह एक तरह का विश्वास और भरोसा पैदा होता है कि हर चीज का कोई मतलब है और अंततः सब कुछ हमारे विकास के लिए ही है, हमारे भले के लिए है। स्रोत में प्रकाश की प्राणी यानी बीइंग्स ऑफ लाइट के नजरिए का भी जिक्र है, जिन्हें लेखक की पत्नी चैनल करती हैं। जी, क्या उनका दृष्टिकोण भी इसी से मिलता जुलता है? हाँ, काफी हद तक। वो भी वर्तमान क्षण में उपस्थिति और स्वीकृति या कृतज्ञता के महत्व पर बहुत जोर देते हैं।
उनके अनुसार यही वो चाबी है जो जन्म पूर्व योजनाओं के सबसे उच्चतम, सबसे अच्छे संस्करण को एक्टिवेट करती है। अच्छा, वो योजनाओं की प्रकृति को और भी विस्तार से समझाते हैं। कैसे? उन्होंने कुछ क्या कहा था आपने, बेल कर्व जैसी बात की है, ये क्या है? हाँ, उन्होंने योजनाओं को अनंत संभावनाओं वाला बताया है, जिन्हें हमारे सीमित मानवीय दिमाग के लिए पूरी तरह समझना मुश्किल है। तो उन्होंने इसे समझाने के लिए एक गणितीय मॉडल का उदाहरण दिया, जिसे संभाव्य बहुआयामी वक्र रूप कहा गया है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये। हाँ, तो उसका सरलीकृत रूप है बेल कर्व, जिसे हम आंकड़ों में इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ। इसे ऐसे समझें कि जीवन का नक्शा फिक्स नहीं होता, बल्कि इसमें कई संभावित रास्ते होते हैं। कुछ घटनाएं या अनुभव बहुत ज्यादा संभावित होते हैं, जैसे बेल कर्व के बीच का ऊंचा हिस्सा, और कुछ बहुत कम संभावित होते हैं, जैसे कर्व के किनारे वाले हिस्से। तो मतलब ये फिक्स नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक ढांचा है। जी, और कौन सा रास्ता हम चुनते हैं ये हम पर निर्भर करता है, हमारी फ्री विल पर। बिल्कुल। और उनके अनुसार वो रास्ते सबसे सीधे और कम भटकाव वाले होते हैं, जो आत्मा, उपस्थिति यानी वर्तमान में जीना और चेतना के साथ सबसे गहरे तालमेल में चुने जाते हैं। अच्छा, यानी जब हम अपने अंदर की सच्ची आवाज सुनकर पूरी जागरूकता के साथ चुनाव करते हैं, तो हम अपनी सबसे अच्छी योजना के ज्यादा करीब होते हैं। इससे ये बात और साफ होती है कि ये योजनाएं कितनी लचीली हैं। ये पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती नदी की तरह है शायद। सही कहा, बिल्कुल सही। स्रोत उन्हें तरल, फ्लूइड, भग्न, फ्रैक्टल। क्या? फ्रैक्टल, जैसे एक पत्ती का पैटर्न पूरे पेड़ जैसा लगता है ना, वैसे ही जीवन के छोटे हिस्सों में बड़े पैटर्न झलकते हैं। अच्छा, समझा। और जैविक ऑर्गेनिक बताता है। कौन सी योजना हकीकत बनेगी, ये कई बातों पर निर्भर करता है। हमारे फ्री विल से लिए गए फैसले, उस पल में हमारी ऊर्जा या स्पंदन कैसा है, और यहाँ तक कि बाहरी घटनाओं और दूसरे लोगों के फ्री विल से लिए गए फैसलों पर भी। ये तो काफी जटिल लगता है, लेकिन इसमें एक उम्मीद भी है कि हम अपने चुनाव से अपनी दिशा बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जितना ज्यादा कोई वर्तमान पल में मौजूद रहता है और स्वीकृति में रहता है, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि उच्चतम स्पंदन वाली, यानी सबसे प्रेमपूर्ण और विकास वाली योजना सामने आए और साकार हो। और ये रास्ता आसान होता है क्या? आसान नहीं कह सकते, पर स्रोत कहता है कि यह रास्ता, भले इसमें चुनौतियां हों, पर आत्म साक्षात्कार, गहरी सेवा और सच्चे आनंद और संतुष्टि का सबसे कम मुश्किलों वाला रास्ता होता है। दिलचस्प। अब जरा उस किताब पर आते हैं जिसका ये प्राक्कथन और परिचय है। आपने बताया कि ये एक श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। ये खासतौर पर किस विषय पर केंद्रित है? ये किताब खासतौर पर रोमांटिक रिश्तों में आने वाली चुनौतियों पर फोकस करती है। अच्छा, सिर्फ रोमांटिक रिश्ते? हाँ, और कई बार रिश्तों की कमी ही एक चुनौती होती है, उस पर भी। इसकी आत्मा स्तरीय योजना की पड़ताल करती है, यानी क्या हमने अपने रोमांटिक पार्टनर, उनसे जुड़े मुद्दे या अकेले रहने का अनुभव भी पहले से चुना था। बाप रे, ये तो बहुत ही निजी और अक्सर दर्दनाक विषय होते हैं। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि किन विषयों पर बात की गई है किताब में। हाँ, कुछ अध्याय शीर्षकों के उदाहरण दिए हैं, जैसे बेवफाई यानी इनफिडेलिटी, नपुंसकता यानी इम्पोर्टेंस, इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग। ये क्या है? मतलब जब माता पिता अलग अलग आध्यात्मिक आयामों या विश्वासों से जुड़े हों। अविवाहित रहना, बीइंग सिंगल, ब्रह्मचारी रिश्ते यानी सेलिब्रेट रिलेशनशिप्स। बाप रे, ये तो वाकई बहुत गहरे और संवेदनशील मुद्दे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि किताब कितने मुश्किल विषयों को छूती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी गहरी और व्यक्तिगत जानकारी लेखक ने जुटाई कैसे? क्या ये सिर्फ उनके अपने विचार हैं या कोई और तरीका है? नहीं, यहीं पर उनका तरीका जानना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये जानकारी कई तरीकों से जुटाई है। एक बड़ा स्रोत रहा है माध्यमों, मीडियम्स और चैनल्स के जरिए बुद्धिमान और करुणामय गैर भौतिक सत्ताओं से बातचीत करना। अच्छा, नॉन फिजिकल बीइंग्स। हाँ, ये वो लोग होते हैं जो दावा करते हैं कि वो आत्माओं, स्पिरिट गाइड्स या अन्य उच्च चेतनाओं से संवाद स्थापित कर सकते हैं। स्रोत में कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे बारबरा ब्रॉडस्की, कॉर्बी मिटफील्ड, स्टेसी वेल्स, पामेला क्रीबे। ये सब अलग अलग सत्ताओं को चैनल करने के लिए जानी जाती हैं। माध्यमों और चैनलों के अलावा और कौन से तरीके अपनाए गए? इसके अलावा जानकारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी ली गई है। पिछले जन्मों की यादें? हाँ, उस प्रक्रिया से। और एक और खास तकनीक है जिसे जीवन के बीच आत्मा प्रतिगमन यानी बिटवीन लाइव्स सोल रिग्रेशन, BLSR कहते हैं। BLSR, ये क्या है? ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से अलग कैसे है? हाँ, ये अलग है।
BLSR हिप्नोसिस का एक खास तरीका है जो व्यक्ति को पिछले जन्मों में ले जाने के बजाय जन्मों के बीच की अवस्था में ले जाने का प्रयास करता है। जन्मों के बीच मतलब मरने के बाद और अगले जन्म से पहले? हाँ, जब आत्मा भौतिक शरीर में नहीं होती और शायद अगले जीवन की योजना बना रही होती है, उस अवस्था तक। इस अवस्था में व्यक्ति सीधे उन उच्च विकसित गैर भौतिक सत्ताओं से बात कर सकता है जिन्हें अक्सर बुजुर्गों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स या ज्ञान के संरक्षक कहा जाता है। अरे वाह, काउंसिल ऑफ एल्डर्स और ये बुजुर्गों की परिषद क्या बताती है? माना जाता है कि ये सत्ता जानते हैं कि वर्तमान जीवन के लिए क्या योजना बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, व्यक्ति अपनी योजनाओं को पूरा करने में कैसा कर रहा है, और अगर कहीं भटक रहा है तो कैसे बेहतर ढंग से अपनी योजना के साथ तालमेल बिठा सकता है। ये अपनी जीवन योजना को सीधे स्रोत से समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका माना जाता है। ये तो काफी असाधारण लगता है। क्या लेखक खुद भी ये तकनीक इस्तेमाल करते हैं? हाँ, रॉबर्ट श्वार्ट्ज खुद एक प्रशिक्षित हिप्नोटिस्ट हैं और वो BSLR सत्र प्रदान करते हैं ताकि लोग सीधे अपनी जीवन योजना और उनके पीछे के कारणों को समझ सकें। और अंत में स्रोत में लेखक की एक अपील का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, वो पाठकों से एक विनम्र अनुरोध करते हैं। उनका कहना है कि ये जानकारी जो हीलिंग और समझ लाने में मदद कर सकती है, उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो शायद किताबें खरीदने में समर्थ न हों। हाँ, ये तो है। इसलिए वो आग्रह करते हैं कि पाठक अपनी पढ़ी हुई किताबें स्थानीय पुस्तकालयों को दान करें या पुस्तकालयों से अनुरोध करें कि वो इन किताबों को खरीदें। ये उनकी इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की गहरी इच्छा को दिखाता है। ये एक अच्छी सोच है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये पूरा नजरिया कि जीवन की चुनौतियां पूर्व नियोजित हो सकती हैं, कि हमारे पास कई योजनाएं और स्वतंत्र इच्छा है, कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं और उपस्थिति व स्वीकृति हमें बेहतर रास्ते पर ले जा सकती हैं, ये जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका पेश करता है। बिल्कुल। ये हमें अपनी मुश्किलों को सिर्फ दुर्भाग्य या सजा मानने के बजाय उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह हमें खुद के प्रति और दूसरों के प्रति शायद ज्यादा करुणावान, ज्यादा कंपैशनेट बना सकता है। तो अब जब हमने इस अवधारणा को थोड़ा समझा है, चलिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सच है, अगर हमारे जीवन की सबसे कठिन पहेलियां, खासकर रिश्तों की उलझनें, वास्तव में हमारी आत्मा द्वारा हमारे ही भले के लिए चुने गए सबक है, तो इस नजरिए से अपने जीवन के अनुभवों को देखना कैसा रहेगा? क्या ये हमारे दुख को कम कर सकता है या हमें अपने संघर्षों में एक नया अर्थ खोजने में मदद कर सकता है? और ये सवाल भी उठता है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा और इन पूर्व नियोजित संभावनाओं के बीच का संतुलन आखिर है क्या? हम अपनी कहानी कितनी खुद लिखते हैं और कितनी पहले से लिखी हुई है? हाँ, इस पर विचार करना यकीनन हमें अपने जीवन को और गहराई से समझने का मौका दे सकता है। बिल्कुल। सोचने के लिए एक गहरा मुद्दा छोड़ जाते हैं।